अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और इसकी मदद से हम काफी सारी चीजों के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो इंटीग्रेशन से बड़ी डिफिकल्ट होती थी, बड़ी डिफिकल्टी से निकलेगी इंटीग्रेट करके, वो गॉस लॉ की मदद से आसानी से निकल जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार लॉ है ये, ठीक है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। ठीक है, क्या कहता है गॉस लॉ, जरा देखते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लोज्ड सरफेस लिया जिसके अंदर कुछ चार्ज बंद है, Q1, Q माइनस Q2, Q3। ये इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्जेस पड़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ चार्जेस बाहर भी पड़े हुए हैं, Q4 और Q माइनस Q5। ये दो चार्जेस इस क्लोज सरफेस के बाहर पड़े हुए हैं, और ये Q1 माइनस Q2 और Q3 इस क्लोज सरफेस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। क्लोज सरफेस हमको होता है बंद पूरा, ठीक है, उसके अंदर पड़े हुए हैं ये। तो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ बोलता है कि इस क्लोज सरफेस पे, जिस जिस सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाने वाले हैं उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं जिसपे हम गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है। ये चीज, इस सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए पूरे क्लोज सरफेस में इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बोलता है कि जो फ्लक्स है, ई डॉट डी एस फ्लक्स, जो फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से, पूरा जो नेट फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से, इसका सिंबल का मतलब क्लोज सरफेस होता है, ये क्लोज सरफेस के लिए लगता है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के लिए जो नेट फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए हर जगह करते जाएंगे। मान लीजिए ये हर जगह कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट ई एफ आई ड्यू टू ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। तो जो ई है, सारे चार्जेस के कारण से, जो जो भी चार्जेस है अंदर और बाहर, सारे चार्जेस के चक्कर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका डॉट प्रोडक्ट डीए के साथ में करके जोड़ देंगे तो वो सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये गॉस लॉ बोलता है। मतलब क्या, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए सारे चार्जेस को मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए E1। तो हमने यहाँ पर एक छोटा एरिया जो लिया, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर DA1, ये छोटा एरिया लिया। तो यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे E1 डॉट DA1, ठीक है। फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों चार्जेस के चक्कर में कुछ इधर है, मान लीजिए E2। हमने यहाँ पर एक छोटा एरिया लिया DA2, ठीक है। ये भी बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 डॉट DA2 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये बाहर की तरफ ले लिया, यहाँ पर फिर ठीक कुछ भी हो सकती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पांचों चार्जेस के चक्कर में। यहाँ पर मान लीजिए अंदर की तरफ है और ये जो डी एरिया है ये तो बाहर की तरफ है, तो ई और डी एरिया का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। मान लीजिए ये E3 है और ये DA3 है, ठीक है। तो E3 डॉट DA3, E2 डॉट DA2, E1 डॉट DA1, E4 डॉट DA4, E5 डॉट DA5, E6 डॉट DA6, E7 डॉट DA7। ये सारे पॉइंट्स पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, देखेंगे नेट कितनी है, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वहां के एरिया के साथ में। तो इसमें देखिए दो टर्म्स है बेसिकली, लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली तो क्या है कि नेट फ्लक्स जो होगा, ये नेट फ्लक्स से इस क्लोज सरफेस से वो सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। वो जो सारे चार्जेस अंदर हैं उनके सम के बराबर, साइन के साथ, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये गॉस लॉ बोलता है कि भैया हर छोटे छोटे एरिया में लेकर ई डॉट डी, ई डॉट डी, ई डॉट डी, ई डॉट डी करते जाओ, वो जो सम आएगा नेट फ्लक्स, वो सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। ये है गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ स्टेटमेंट में क्या कहता है, नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर इस सरफेस के लिए हम गॉस लॉ लगाएंगे तो जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आ जाएगा, ई डॉट डी आ जाएगा, वो आ जाएगा अंदर जो चार्जेस इनक्लोज है क्लोज सरफेस के, Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3, यही है। Q4 और Q माइनस Q5 तो बाहर है, ये नहीं आएंगे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये राइट हैंड साइड है इस लॉ की, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस के लिए लगाए। तो गॉस लॉ हमेशा एक क्लोज सरफेस पे लगता है, और जिस सरफेस पे हम गॉस लॉ लगाते हैं
उसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। और इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे कैलकुलेट होगा, हम हर पॉइंट पे पांचों चार्जेस के चक्कर में जो इस केस में है वो देखेंगे कितनी फील्ड है, फिर यहाँ पर एरिया लेंगे भैया E1 डॉट DA1, फिर यहाँ पे फील्ड लेंगे, हर जगह लेंगे, फिर यहाँ पे ये एरिया, ये वाला एरिया ले लेंगे, जैसे भी एरिया लेना है। ये DA2 हमें पता है एरिया एलिमेंट हम बाहर की तरफ लेते हैं, मान लीजिए फील्ड यहाँ पर E2 है, E2 डॉट DA2, E3 डॉट DA3, E4 डॉट DA4, E5, E6, E7, ऐसे हर जगह हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसका डॉट प्लॉट करेंगे। समझ में आई ये बात? और वो आएगा सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई होती है ये सारे चार्जेस के चक्कर में होती है, सारे अंदर बाहर सारे चार्जेस के चक्कर में नेट EFI है ये। और ये राइट हैंड साइड में सिर्फ अंदर वाले चार्जेस हैं। सर ऐसा कैसे हो रहा है? अब ये क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा ये तो, कि सर ई तो जो है नेट है, ये तो भैया सारे चार्जेस के चक्कर में है, नेट EFI है ये तो, ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, सारे चार्जेस के चक्कर में। तो सर ये राइट हैंड साइड में क्यों इनसाइड ही क्यों आ रहा है? अब देखिए इसकी फील लेते हैं, ये राइट हैंड साइड में क्यों इनसाइड ही क्यों आ रहा है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में E डॉट DA में E नेट आ रही है, इसकी फील लेते हैं, देखो थोड़ी सी। अच्छा, एक बात हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस के अंदर घुसेगी उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ होता है, और E अगर अंदर की तरफ है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। क्लोज सरफेस के लिए अपन एरिया आउटवर्ड नॉर्मल में लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। और जो फील्ड बाहर निकल रही है क्लोज सरफेस से, उसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए अब देखिए इसकी थोड़ी फिजिक्स की फील लेने के लिए हम एक नल कंसिडर करते हैं, टैप। इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है ना। इसमें से मान लीजिए सारी डायरेक्शंस में पानी निकल रहा है। मान लीजिए ग्रेविटी हमने ऑफ कर दी ताकि पानी सब तरफ फैल पाए। मान लीजिए इस नल से जो है पानी सब तरफ पानी निकल रहा है, ठीक है ना। इसे सब तरफ पानी निकल रहा है, ठीक है, सब तरफ निकल रहा है। अब हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। अब हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, बेसिकली नल को ये एक हमने स्फेरिकल सरफेस ले लिया, स्फेरिकल शेल ले लिया ये, और उसके अंदर नल को बंद कर दिया। बेसिकली नल है टैप, वाटर टैप, वो एक सरफेस के अंदर हमने बंद कर दिया, और इसमें से पानी निकल रहा है। इस नल में से जो है ना, ये पानी निकल रहा है, ठीक है। ये पानी निकल के इससे बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है यहाँ से पानी निकल के, ठीक है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी हटा देते हैं एक बार को, ठीक है। ये ऐसे पानी सब तरफ निकल के जा रहा है। मान लीजिए भाई इसमें से जो है, मान लीजिए सपोज कीजिए इसमें से 10 लीटर ऑफ वाटर निकल रहा है। मान लीजिए 10 लीटर ऑफ वाटर निकल रहा है इस नल में से, ठीक है। और आधा आधा बाहर निकल रहा है, इधर से आधा जा रहा है, इधर से आधा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से 5 लीटर जा रहा है पर सेकेंड, और यहाँ से 5 लीटर जा रहा है पर सेकेंड, मान लीजिए निकल के, ठीक है। अब हम एक और नल लेते हैं, वो इस सरफेस के बाहर है। ये हमने एक और नल लिया, ये भी पानी निकाल रहा है, ठीक है ना। ये भी पानी निकाल रहा है। मान लीजिए इधर तो कुछ भेज रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए ये जो पानी भेज रहा है, इसका पानी हम एक बार अलग कलर से बना लेते हैं। मान लीजिए ये पानी जो है इधर कुछ ऐसे पानी भेज रहा है ये, ठीक है ना। इसका पानी इधर जो जा रहा है, अभी समझना, देखो फील आ जाएगी एकदम गॉस लॉ की। मान लीजिए ये 3 लीटर पानी ऐसे भेज रहा है, 3 लीटर पानी ऐसे भेज रहा है यहाँ से, ठीक है। 3 लीटर ऑफ वाटर भेज रहा है। अब देखिए अंदर वाला 10 लीटर और ये 3 लीटर भेज रहा है। अब अगर अपन इस सरफेस पे वाटर फ्लक्स कैलकुलेट करें तो देखिए इस सरफेस से, देखिए इससे 5 लीटर बाहर आ रहा है, इससे 5 लीटर बाहर आ रहा है, और इससे 3 लीटर अंदर जा रहा है। तो इस सरफेस से, अगर इस वाली साइड के सरफेस से अगर हम देखें, इस सरफेस से देखें तो 3 अंदर, 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन तो -3 है, क्योंकि अंदर जा रही है ये फील्ड लाइंस, वाटर अंदर जा रहा है, तो इसके चक्कर में -3, इसके चक्कर में +5। तो इस सरफेस से कितना पानी नेट आ रहा है? +5 -3 दैट इज इक्वल टू 2। इससे 2 आ रहा है, ठीक है। इस सरफेस से नेट फ्लक्स हो गया 2 बाहर निकलता हुआ। इससे देखें तो 3 बाहर निकल रहा है पॉजिटिव, और 5 बाहर निकल रहा है, तो कितना आ जाएगा? 5 + 3 = 8। तो अगर पूरे सरफेस से देखें तो देखिए इससे नेट 2 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, इससे 8 लीटर पानी बाहर निकल रहा है। भाई ये यहां से 3 लीटर घुस रहा है, तो यहां से भी तो 3 लीटर ही निकलेगा। ये
3 लीटर घुस रहा है तो 3 लीटर ही निकलेगा, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, ये 2 लीटर, ये 8 लीटर, इस सरफेस से 8, इससे 2, तो देखिए नेट देखिए कितना हुआ, नेट कितना हुआ 2 + 8 = 10 लीटर। तो जो नेट फ्लक्स हुआ, देखिए जो नेट फ्लक्स हुआ वो कितना हुआ 10 लीटर हुआ। जो अंदर वाला कर रहा है वो ही नेट हुआ। हमने देखिए दोनों के चक्कर में 5 और 3 दोनों के चक्कर में जो EFI है नेट, वाटर फाई है, वाटर फील्ड इंटेंसिटी अगर हम देखें तो वो 3 और 5 दोनों के चक्कर में जो थे यहाँ पर 2 वो ली, और यहाँ पर 3 और 5 8 ली, लेकिन देखिए नेट तो 10 ही आया। अब मान लीजिए 3 लीटर के बदले सपोज कीजिए ये होता 4 लीटर, ये 4 लीटर होता मान लीजिए, तो ये भी 4 लीटर आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये कितना आता 5 माइनस ये यहाँ पर आ जाता, अब आ जाता है यहाँ पर 5 - 4 दैट इज 1 लीटर, और यहाँ पर आया था 5 + 4 दैट इज 9 लीटर। नेट अभी भी देखिए 10 लीटर ही आता। तो बाहर वाले के चक्कर में नेट फ्लक्स पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखिए सिर्फ अंदर वाला जो नल है उसके चक्कर में जितना है उतना का उतना ही आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसको 5 लीटर ले लेते तो यहाँ पर 5 - 5 = 0 लीटर, लेकिन यहाँ पर 5 + 5 = 10 लीटर आ जाता, तो अभी भी 10 लीटर का 10 लीटर ही होता। ठीक है, यहाँ पर हम नेट ले रहे हैं दोनों का, 5 और 5 का नेट ले रहे हैं, यहाँ पर भी 5 और 5 का नेट ले रहे हैं, लेकिन वो सम आ रहा है नल इनसाइड के बराबर ही। समझ में आई ये बात? इसलिए गॉस लॉ में नेट EFI लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनक्लोज्ड इनसाइड। ठीक है, समझ में आई बात? ये अब देखिए नेट EFI क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, भैया पानी और पानी में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं, वो तो हमने अलग अलग कलर से बना दिया, लेकिन पानी और पानी में डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं। उस तरह से गॉस लॉ में हम नेट EFI लेते हैं, जैसे यहाँ पर नेट वाटर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अब अंदर वाला नल नहीं है, सिर्फ बाहर नल है। ठीक है ना, अब ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए ये वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऐसे वाटर यहाँ से भेज रहा है, इस सरफेस को क्रॉस करके जा रहा है, इधर से बाहर भी निकल रहा है। देखिए अब मजेदार बात, गॉस लॉ की फील्ड, मान लीजिए 3 लीटर भेज रहा है, तो देखिए इस सरफेस से क्या नेट फ्लक्स 0 है क्या? इस नेट नहीं, मतलब इस सरफेस से फ्लक्स 0 है क्या? नहीं। इस सरफेस से कितना है, अंदर घुस रहा है 3 लीटर, तो इस सरफेस से जो फ्लक्स हो गया वो -3 लीटर हो गया। इस सरफेस से जो हो गया, देखिए उतना ही तो पानी जा रहा है, 3 लीटर घुस रहा है 3 लीटर निकल रहा है, +3 लीटर हो गया। तो नेट वाटर फ्लक्स, अगर हम बोले नेट वाटर फ्लक्स कितना हो गया, इससे 0 हो गया, क्योंकि जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। ठीक है, और अंदर देखिए कितने का नल है, अंदर 0 का नल है अंदर, तो राइट हैंड साइड भी जो है 0 आ गई। सिग्मा नल इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो बाहर चार्ज होते हैं ना, उनके चक्कर में जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं उतनी ही क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन 0 आ जाता है। इसलिए राइट हैंड साइड में Q इनसाइड आता है। फील आई गॉस लॉ की? ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम। ठीक, चलिए फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। एक Q चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और एक गॉसियन सरफेस हमको उस स्फीयर दे दिया। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, ये Q चार्ज के चक्कर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भाई, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना है हमको इस स्फीयर से। ये इसके अंदर पड़ा हुआ है चार्ज, बंद है ये। ठीक है, तो गॉस लॉ लगा देंगे। गॉस लॉ क्या होता है, नेट फ्लक्स इंटीग्रेशन E.df इज इक्वल टू समीशन ऑफ Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स मतलब नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू कितना चार्ज है अंदर, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना आ गया इस स्फीयर से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो देखिए ये नेट फ्लक्स आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट इस स्फीयर से, अंदर प्लस Q है तो प्लस Q आएगा। अब पता है अगर हम इसको जो है इस प्लस Q को, अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ये अंदर पड़ा हुआ है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई इस चार्ज के चक्कर में जो फ्लक्स आया इस स्फीयर के थ्रू, ये गॉसियन सरफेस है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आया। अब मान लीजिए अगर ये चार्ज कहीं इधर भी होता ना, मान लीजिए यहाँ होता, तो भी जो फ्लक्स आता वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता। तो देखिए अब ये यहाँ पर हो, भले ही चाहिए अभी यहाँ पर हो, इस जगह के बदले यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, ये अंदर नेट फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, समझ में? गॉस लॉ अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन E.df नेट फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं भाई।
ये एक स्फेयर है, ये गॉसियन सरफेस है, एक सरफेस के ऊपर लगाते हैं गॉस लॉ, ठीक है, और चार्ज बाहर रखा हुआ है, हमें इस स्फेयर के थ्रू फ्लक्स बताना है। तो क्या पढ़ा था हमने, इंटीग्रेशन या नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड का सम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी कितना चार्ज है इसके अंदर, 0 है, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा स्फेयर के थ्रू, ठीक है। अब फील्ड लाइन से चेक कर लेते हैं भाई, देखिए इसके चक्कर में जो फील्ड लाइंस है वो तो कुछ ऐसी निकल रही हैं, ठीक है, कुछ ऐसी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हैं, देखिए जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुस रही हैं उतनी बाहर भी निकल रही हैं। इसलिए इस सरफेस से कुछ फ्लक्स है, इस सरफेस से नेगेटिव फ्लक्स है, इस सरफेस से पॉजिटिव फ्लक्स है इनफैक्ट, लेकिन वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बराबर है, इसलिए 0 आ रहा है, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस अंदर घुसते हुए काट रही है उतनी बाहर निकलते हुए काट रही है सरफेस को। और सीधे सिंपल लॉ से भी देख लें तो अंदर 0 चार्ज है, इसलिए इस स्फीयर के थ्रू इस चार्ज के कारण फ्लक्स 0 है। कोई हमसे पूछे नेट फ्लक्स 0 है क्या, हाँ नेट फ्लक्स 0 है। कोई हमसे पूछे यहां पर 0 है क्या फ्लक्स, इस एरिया के थ्रू 0 है क्या, नहीं, इस एरिया के थ्रू 0 नहीं है। इस एरिया के थ्रू 0 है क्या, सिर्फ इतने से एरिया के थ्रू, नहीं, इस एरिया के थ्रू 0 नहीं है। इनफैक्ट इस एरिया के थ्रू तो नेगेटिव है, इस छोटे एरिया के थ्रू पॉजिटिव है, वो तो टोटल मिला के 0 है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, समीशन ऑफ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अब। मान लीजिए एक लाइन चार्ज गिवन है लैम्डा नॉट का, ठीक है, और ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है आर और आर, हमें इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स बताना है, तो कितना होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई इस स्फीयर के कितना चार्ज अंदर बंद है, कितना चार्ज है, लैम्डा नॉट पर यूनिट लेंथ है, टोटल लेंथ कितना है 2r, तो लैम्डा इंटू 2r बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स इज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज अंदर है, लैम्डा इंटू 2r, ठीक है। चलिए भाई, अब मान लीजिए एक शीट गिवन है, हमको एक शीट गिवन है जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अब एक शीट है और हम गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा स्फीयर ले रहे हैं, बेसिकली शीट को, सॉरी, इस स्फीयर के अंदर ये स्फीयर इस शीट के थ्रू होके जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कितना चार्ज अंदर आएगा, कितना चार्ज अंदर आएगा, इसको इमेजिन करने के लिए वैसे सोचिए नींबू, लेमन को अगर हम चाकू से काट दें, नींबू को अगर चाकू से काट दें तो वो कैसा एरिया बनेगा, वहां पर एक सर्कल बनेगा। उसी तरह से अगर इस स्फीयर को इससे काटा हमने तो ये कैसा एरिया बनेगा, एक सर्कल बनेगा, देखिए अंदर, ठीक है। मान लीजिए ये जो स्फीयर है ये रेडियस आर का है और ये शीट इससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से, तो हमको बताना है कितना फ्लक्स जाएगा, कितना फ्लक्स जाएगा भाई, इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, देखें जरा कितना चार्ज आ रहा है अंदर, सिग्मा इंटू एरिया, इस डिस्टेंस को y ले लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो y की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका एरिया कितना होगा, जितना एरिया स्फीयर के अंदर आ रहा है चार्ज का, कितना आएगा, पाई इंटू वाई स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना चार्ज अंदर आएगा, क्यू इनसाइड, कितना अंदर की तरफ है चार्ज, सिग्मा इंटू एरिया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा, एरिया की वैल्यू डाल देते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस चार्ज इनसाइड देखना होता है, और गॉस लॉ एक क्लोज्ड सरफेस के लिए लगता है, ठीक है। समझ में आई बात। लेफ्ट हैंड साइड होती है इंटीग्रेशन ई डॉट डी नेट फ्लक्स, ठीक। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए हमें एक क्यू चार्ज गिवन है और एक हेमिस्फियरिकल सरफेस गिवन है, ओके। नाउ अब ये एक हेमिस्फीयर है, एक चार्ज रखा हुआ है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल कटोरा रख दिया और इस हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स पूछा जा रहा है। देखिए इस प्लस क्यू के चक्कर में जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, कुछ फील्ड लाइंस जो होंगी इसके चक्कर में कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होंगी, इसके चक्कर में होंगी, नहीं होंगी ऐसी, कुछ बिल्कुल ऐसी ही होंगी। अब इस सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालें, इस सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालें, एक तो तरीका इंटीग्रेशन कर लें, ई की वैल्यू निकालें, डी एरिया से कर लें, वो एक तरीका है, उससे भी आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन क्या
और इंटेलिजेंट तरीका है क्या? यार इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा है? अगर ये पूरा स्फेयर होता तो हम खटाक से बोल देते कि भाई ये पूरा स्फेयर होता तो देखो ये पूरे स्फेयर में से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जाता, लेकिन ये तो हेमिस्फेयर है। तो क्या हुआ, हम एक ऐसा हेमिस्फेयर रख देते हैं, ऐसा हेमिस्फेयर रख देते हैं जिससे कि पूरा स्फेयर बन जाए। तो देखिए हमें पूरे एक नीचे भी हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया, नीचे भी हमने एक हेमिस्फेयर रख दिया, तो देखिए पूरा स्फेयर बन गया। अब ऊपर वाले से जितना फ्लक्स जा रहा होगा नीचे वाले से भी उतना ही जा रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है, सिमेट्रिकल है। देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये जो क्यू है जितना इसके चक्कर जैसा ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर के लिए, नीचे वाले हेमिस्फीयर के लिए भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो जितना फ्लक्स ऊपर से जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले हेमिस्फीयर से जा रहा होगा। तो टोटल फ्लक्स जो है कितना होगा, फाई नेट जो है टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों में से आधा आधा बराबर जा रहा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स जा रहा होगा, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन होगा। सिमेट्री का यूज उठाया इसमें हमने, नीचे एग्जैक्टली एक और सरफेस लगा दिया जिससे ये चार्ज सिमेट्री से आ गया है, तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए इस क्वेश्चन में भाई हमने सिमेट्री से निकाल लिया, इसमें ना इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते थे। देखिए ये क्यू यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये हम आर रेडियस का हेमिस्फीयर ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर डिस्टेंस की दूरी पर कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा एरिया ले, हम यहाँ पर एक छोटा एरिया ले रहे हैं, वो भी रेडियली आउटवर्ड ही आएगा, वो भी इसी के अलोंग आएगा डी एरिया, ठीक है। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फील्ड लाइन बना लेते हैं पहले। तो इसके चक्कर में देखिए ये फील्ड लाइन इधर, ये फील्ड लाइन इधर, हर तरफ इसके चक्कर में जो फील्ड लाइन होगी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी। और जो एरिया एलिमेंट होंगे, जो एरिया एलिमेंट होंगे वो सब भी रेडियली आउटवर्ड ही होंगे। देखिए ये जो सारे एरिया एलिमेंट होंगे वो सारे भी तो रेडियली आउटवर्ड ही होंगे। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एरिया के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ई डॉट डी ए करें, गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू, ये नेट फ्लक्स होता है बेसिकली। गॉस लॉ तो ठीक है, गॉस लॉ से तो हमने निकाल ही लिया था कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा स्फीयर लेके हमने क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकाल लिया था। लेकिन अब उसको इंटीग्रेशन ई डॉट डी करके भी देखते हैं, इंटीग्रेशन से नेट फ्लक्स निकालते हैं, इस नेट नहीं मतलब इस हेमिस्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स भी बोल सकते हैं हेमिस्फीयर के थ्रू, ठीक है। इन सब सारे फ्लक्स का एडिशन नेट फ्लक्स ही तो होगा इस हेमिस्फीयर के थ्रू। वो हमने सिमेट्री से तो निकाल लिया, पूरा स्फीयर क्लोज सरफेस पूरा बनाकर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इंटीग्रेशन से देखते हैं क्या इतना ही आ रहा है क्या। देखिए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी ए है इतना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डी ए का मैग्नीट्यूड कितना, डी ए, दोनों के बीच में एंगल कितना, cos 0 डिग्री। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए के क्यू बाहर आ जाएगा, आर भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए आर सेम है, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया। हर एलिमेंट के साथ में 0 डिग्री का एंगल है क्या भैया, तो cos 0 भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। हर एलिमेंट के साथ में 0 डिग्री का तो एंगल है फील्ड का, तो बाहर आ गया, बच गया इंटीग्रेशन डी एरिया। टोटल एरिया का इंटीग्रेशन, टोटल एरिया, अभी एरिया मैग्नीट्यूड है, ये एरिया के मैग्नीट्यूड, छोटे छोटे एरिया के मैग्नीट्यूड को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हेमिस्फीयर का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर है क्यू, नीचे है आर स्क्वायर, cos 0 की है 1, 2 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पाई पाई एंड 4 से 2, तो कितना आ गया देखिए ये क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया ये क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए इंटीग्रेशन करके भी हमने फ्लक्स निकाल लिया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और गॉस लॉ भी कितना बता रहा है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ वेरीफाई भी हो गया, हाँ यार सही काम कर रहा है। हमने तो गॉस लॉ की मदद से पूरा स्फीयर कंप्लीट करके निकाल लिया था, तो गॉस लॉ का वेरिफिकेशन भी हो गया इस हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर इंटीग्रेशन से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए हमें एक क्यू चार्ज गिवन है और एक सिलेंडर गिवन है। अब एक क्यू चार्ज है
उसके ऊपर किसी ने सिलेंडर रख दिया, ऐसा सिलेंडर रख दिया। इस सिलेंडर के एरिया से, ये कर्व्ड एरिया और ऊपर के एरिया से फ्लक्स निकालना है। ये पॉइंट चार्ज के चक्कर में फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी इसके चक्कर में, ठीक है ना, ऐसी फील्ड लाइंस होंगी और नीचे भी होंगी सही। अरे ऑब्वियसली नीचे भी होंगी ही सही, ठीक है ना, ये कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होंगी। अब देखिए ऊपर वाले सरफेस पे, स्फेयर नहीं अभी सिलेंडर है, इससे फील्ड लाइन, इससे फ्लक्स निकालना है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन भारी पड़ेगा, इंटीग्रेशन भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा, पहले इसको हटाते हैं एक बार को। इंटीग्रेशन क्यों भारी पड़ेगा, देखिए ये एलिमेंट, देखिए ये छोटू एलिमेंट अगर अपन लें तो देखिए ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसका डी एरिया तो इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऐसे, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ठीक है। यहां देखिए यहां जो डी एरिया होगा वो ऐसे आएगा, इधर आ रही है, यहाँ डी एरिया चलिए एकदम ऊपर वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ डी एरिया ऐसे आएगा, यहाँ डी एरिया ऐसे आएगा। यार सब जगह अलग अलग एंगल आ रहे हैं, ये फील्ड डी एरिया ऐसे आएगा। इंटीग्रेशन में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए डी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज होते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो भी अलग अलग होता जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां से डिस्टेंस कम है, ये R1 दूरी पर है ये एरिया R2 दूरी पर है, ये एरिया R3 दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बदल रही है, डी एरिया के साथ में एंगल भी बदल रहा है। इंटीग्रेशन में तो बहुत पेन होगा, इंटीग्रेशन से मुश्किल है निकालना, निकाला जा सकता है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब गॉस लॉ की अहमियत हमको समझ में आएगी। गॉस लॉ देखिए कैसे बता देता है कि नेट फ्लक्स जितना अंदर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लोज्ड सरफेस के लिए बताता है, लेकिन ये तो नीचे से खुला हुआ है सिलेंडर, क्लोज्ड नहीं है, और ये चार्ज तो हमको जो है पहले तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, ये तो खुला हुआ सरफेस है, सिर्फ ऊपर से और साइड से बंद है, नीचे से तो खुला हुआ है। अब क्या करें, सिमेट्री का इस्तेमाल करें, यस। तो एक हम सिलेंडर नीचे बिल्कुल ऐसा का ऐसा रख देते हैं। इंटीग्रेशन से मुश्किल है, लेकिन अब देखिए गॉस लॉ हमारी मदद कैसे करेगा। एक सिलेंडर हम एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा नीचे का नीचे रख देते हैं। अभी अपन ये सब हमने मिटा दिया यहाँ से, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे रख दिया। जैसी फील्ड लाइंस इसके थ्रू जारी थी, जैसी फील्ड लाइंस इसके थ्रू जारी हैं, वैसी की वैसी ही फील्ड लाइंस नीचे के थ्रू भी तो जारी है, बिल्कुल नीचे के थ्रू भी तो वैसी की वैसी ही फील्ड लाइंस जारी है, एग्जैक्टली सेम। तो जितना फ्लक्स ऊपर वाले सिलेंडर में से होगा नीचे वाले से भी उतना होगा। तो जो टोटल फ्लक्स है इस क्लोज सरफेस से, अब ये सिलेंडर, अभी पूरा सिलेंडर हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, कितना आएगा, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। गॉस लॉ की राइट हैंड साइड डायरेक्टली फ्लक्स दे देती है, क्यू इनसाइड कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हाफ में से कितना जाएगा, एक सिलेंडर में से कितना जाएगा, जो ऊपर वाला हमारा जो जिसमें से हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअली में, इसका आधा, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर हो गया। तो जो आधे सिलेंडर में से इस सिलेंडर में से जो फ्लक्स जा रहा है वो है Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए गॉस लॉ ने हमें इंटीग्रेशन से बचा लिया, फील आई गॉस लॉ की, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए सिलेंडर के बदले कोई रैंडम सरफेस होता, मान लीजिए -Q चार्ज है और ये एक टोपी गिवन है, ये मान लीजिए वैसे टोपी आती है ना वो हैरी पॉटर में, अगर आपने देखी हो हैरी पॉटर में उसमें सॉर्टिंग हैट आती है वो, ठीक है, तो वो वैसी टोपी रख रखी है। तो ये टोपी रख रखी है इस चार्ज के ऊपर में, इस टोपी से फ्लक्स निकालना है -Q का, ठीक है। तो सिमेट्री करेंगे, भाई ये टोपी रख रखी है, इस -Q के चक्कर में जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन तो भूल ही जाइए इसमें, क्योंकि ये सरफेस ही पता नहीं ऊल जलूल है कुछ, तो ये कोई बात नहीं, हमको सिमेट्री से पता है, इसके जैसा एक और रख देंगे नीचे। अब ये पूरा क्लोज सरफेस हो गया, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो -Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जो आंसर हो जाएगा, जो एक सरफेस के थ्रू है, जो आंसर हो जाएगा इसके थ्रू कितना हो जाएगा, जो फ्लक्स जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा -Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आई बात, -Q बाय 2 एप्सिलॉन। चलिए
और प्रैक्टिस करते हैं सिमेट्री वाले, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको पहले कंप्लीट कर दिया, पूरे से निकाल लिया और फिर आधे का आधा कर दिया, क्योंकि जैसा ऊपर एग्जैक्टली वैसा नीचे, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए क्यू चार्ज गिवन है और हमको एक ये पिरामिड शेप का ऑब्जेक्ट गिवन है और इसके एक फेस से हमको फ्लक्स निकालना है। इंटीग्रेशन तो बड़ा मुश्किल है, ये क्यू इसके एकदम बेस के सेंटर पे रखा हुआ है। अब कैसे करेंगे, देखिए इसमें 4 फेसेस हैं ऐसे, तो 1 2 3 4। अब क्या करें, पहले तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा, ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए कितना आएगा इस एक फेस के थ्रू फ्लक्स। चलिए आया आंसर, Q/4ε0 तो नहीं आया, नहीं Q/4 नहीं है, Q/8ε0 आएगा इसका आंसर। क्यों भाई, पहले तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए इसके जैसा एक नीचे भी रखे हैं। तो देखिए टोटल ऐसे सरफेसेस कितने हो गए, 8 सरफेस हो गए, 8 1 पीछे वाला 2 3 आगे वाला 4 और नीचे 4 4 और 4 8। सबके थ्रू सिमेट्रिकल है ये क्यू चार्ज, सबके थ्रू सेम भेज रहा होगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल तो हमको पता है पूरे 8 सरफेस से मिलाकर Q/ε0। तो एक सरफेस से कितना हो गया इसका, एक सरफेस से हो गया Q/8ε0। इतना फ्लक्स जाएगा इस एक सरफेस से। सिमेट्री का एकदम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं हम एकदम, ठीक है। क्लोज सरफेस में लगता है गॉस लॉ, ठीक है। Q/ε लगाया, फिर उसकी मदद से एक सरफेस में निकाल लिया। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। अब मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और एक नीचे एक बेस रखा हुआ है, एक स्क्वायर सरफेस है A/A का, ठीक है, और एक Q चार्ज A/2 की दूरी पर है। तो नीचे एक स्क्वायर शीट रखी हुई है मान लीजिए, ठीक है, स्क्वायर शीट है ये, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसके चक्कर में फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, ऐसी फील्ड लाइंस जा रही होंगी, तो इस शीट के थ्रू फ्लक्स निकालना है। देखिए ये एक स्क्वायर शीट है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, फील्ड जा रही होगी ऐसे, फील्ड लाइंस, फ्लक्स निकालना है। इंटीग्रेशन तो खतरनाक है, हो सकता है पर खतरनाक है। क्यों, देखिए इसके चक्कर में ऐसे फ्लक्स ऐसे फील्ड ऐसे फील्ड जा रही होगी, डिस्टेंस भी अलग अलग है, हर कोना अलग अलग दूरी पर है इस शीट का, इस चार्ज से। और एरिया एलिमेंट, इस शीट का एरिया एलिमेंट नीचे की तरफ है, देखिए इस शीट का एरिया एलिमेंट ऐसे है और फील्ड ऐसी टेढ़ी जा रही है। एरिया एलिमेंट ऐसे और फील्ड ऐसी टेढ़ी जा रही है और एरिया एलिमेंट ऐसे है, फील्ड ऐसी है, तो एंगल निकालना पड़ेगा। बहुत मेहनत है। क्या कुछ सिमेट्री हमारी मदद कर सकती है क्या कुछ सिमेट्री से हो सकता है क्या कोई ऐसा क्लोज सरफेस बना सकते हैं क्या जिस इसके जैसा सिमेट्रिकल और सरफेसेस बना दें और जिसकी मदद से क्लोज सरफेस बन जाए और इससे फ्लक्स आ जाए। सोच के देखिए, बिल्कुल बना सकते हैं। अपन एक क्यूब कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए A/2 की दूरी पर है। कैसा क्यूब कर सकते हैं, पीछे एक सरफेस लगा दिया A/A का, साइड में लगा दिया, इधर लगा दिया और ऊपर एक सरफेस लगा दिया, इधर ऊपर, और ये नीचे का सरफेस तो गिवन था ही सही। तो इसके जैसे हमने कितने सरफेस लगा दिए, टोटल 6 सरफेसेस लगा दिए। और इन सारे सरफेसेस के लिए देखिए क्यू चार्ज बिल्कुल क्यूब के, ये क्यूब बन गया ए साइड का, और ये क्यू चार्ज बिल्कुल सेंटर में है क्या, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है। तो सारे फेसेस के लिए सिमेट्रिकल है क्या, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो सबसे जो फ्लक्स जा रहा होगा, सबसे जो सारे फेसेस से जो फ्लक्स जा रहा होगा वो क्या सेम ही जा रहा होगा क्या, सारे फेसेस से आगे पीछे दाएं बाएं सबसे फ्लक्स सेम जा रहा होगा क्या, सेम ही जा रहा है सबसे फ्लक्स, ठीक है। तो इस टोटल क्यूब से, इस पूरे क्यूब से अब गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब हमारा गॉसियन सरफेस ये क्यूब हो गया। टोटल फ्लक्स कितना है, Q/ε0, अंदर कितना चार्ज, Q डिवाइड बाय ε0। तो एक फेज से कितना जाएगा, Q/6ε0, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन से बचा लिया गॉस लॉ ने हमें, ठीक है।
चलिए अब एक एग्जांपल आप ट्राई कीजिए, और बहुत जबरदस्त एग्जांपल। क्यू चार्ज है, ए बाई ए का दे दिया, और लेकिन अभी क्यू चार्ज इसके कोने के ऊपर रखा हुआ है ए डिस्टेंस की दूरी पर। एक शीट है ये नीचे ए बाई ए की, वही स्क्वायर शीट। अब चार्ज इसके सेंटर के ऊपर नहीं रखा हुआ है, इसके कोने, इसके जो इसका जो वर्टेक्स है उसके ऊपर रखा हुआ है, एक ये कोने के ऊपर रखा हुआ है। देखिए ये चार्ज क्यू ए बाई ए की शीट है। सर इंटीग्रेशन से? नहीं भाई, दिमाग लगाइए, सिमेट्री लगाइए, उत्तर पाइए। देखिए इसमें कैसे सिमेट्री से कुछ कर सकते हैं क्या, ट्राई कीजिए। आया आंसर? क्या आया? क्या Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट आया क्या? अगर ये आया तो बिल्कुल सही है। देखिए क्या होगा इसमें क्या होगा, देखिए ये एक फेस है, इसके जैसे नीचे 3 और लगा दें तो नीचे एक बेस बन जाएगा। देखिए इसके जैसे नीचे 3 और लगा दिए, 1 2 3 टोटल 4 हो गए। तो देखिए अब ये 2A साइड का, ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, ये 2A साइड का ये एक हो गया बेस। अब इसके जैसे 6 और लगा देते हैं, 5 और लगा देते हैं, तो क्यूब कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कैसे लगेंगे 5, एक इधर लगेगा, एक इधर पीछे इस साइड में लग जाएगा, एक इधर पीछे लगेगा, एक इस साइड ऊपर लगेगा, एक और एक इस साइड में लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला के हमने 5 फेसेस ऐसे लगा दिए। लेकिन हमको तो इस एक सरफेस के थ्रू निकालना था, अभी इस एक सरफेस के थ्रू निकालना था फ्लक्स। ठीक है, तो ऐसे, सॉरी ये वाला फेस था वो, इसके थ्रू निकालना था हमको। तो ऐसे कितने हैं, ये जो नीचे बेस में जो आ रहा है इसके थ्रू निकालना था फ्लक्स। तो ऐसे कितने हैं, और उनके लिए क्यू चार्ज सिमेट्रिकल है। ऐसे कितने हैं, नीचे 4, एक फेस पे 4, टोटल 6 फेसेस, 24 फेसेस है ऐसे, मतलब 24 स्क्वायर्स है ऐसे। और सबके लिए ये क्यू चार्ज वर्टेक्स के सामने, ऊपर, नीचे कुछ भी बोल लो, ए डिस्टेंस की दूरी पर ही आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स तो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इस क्यूब के थ्रू, और एक स्क्वायर के थ्रू कितना होगा, एक स्क्वायर के थ्रू होगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मस्त है, सिमेट्री लगानी आई। चलिए, तो हमने देखिए सिमेट्री का यूज उठाकर फ्लक्स निकाला। ठीक है, लेकिन क्या सिमेट्री हर बार लग जाए, ऐसा जरूरी है क्या? देखते हैं जरा। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज गिवन है Q, ठीक है, और हमें इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही है उससे फ्लक्स निकालना है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से। अब ये पॉइंट Q चार्ज इसके बेस के सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, तो एक हेमिस्फेरिकल कटोरा मान लीजिए, चार्ज उसमें जो उसका सर्कुलर बेस है, जो सर्कल वाला जो पार्ट है उसके सेंटर पे नहीं है, उससे ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ ऊपर रखा हुआ है ये। अब फ्लक्स निकालना है हमको इससे। अब क्या करेंगे, पहली बात तो ये क्लोज सरफेस है तो इसको क्लोज बनाएंगे। अब इसके सिमेट्रिकल कैसा जोड़ेंगे, अब देखिए इसके सिमेट्रिकल हम मान लीजिए एक नीचे भी एक स्फीयर, हेमिस्फीयर जोड़ दिया, तो ये पूरा एक क्लोज्ड स्फीयर बन गया, अंदर चार्ज है। तो ठीक है भाई, टोटल फ्लक्स, देखिए टोटल जो फ्लक्स है जो पूरे उससे जा रहा है, टोटल फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। लेकिन अभी जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है और नीचे वाला हेमिस्फीयर है, इसके लिए ये क्यू सिमेट्रिकल नहीं है। टोटल मिला के क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, गॉस लॉ ने इतना बता दिया, वो तो होल्ड कर रहा है। लेकिन ऊपर वाले से देखिए इसकी फील्ड लाइंस अगर हम बनाएंगे तो इसकी फील्ड लाइंस कुछ जो है, इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी। ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनेंगी ये, ठीक है ना। अब देखिए ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर के पास में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी क्योंकि ज्यादा दूरी पर है, ये कम दूरी पर है, तो E की वैल्यू E1, यहाँ पर E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो देखिए ऊपर वाले हेमिस्फीयर से फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है नीचे वाले के कंपैरिजन में, ऊपर वाले से फ्लक्स ज्यादा गुजर रहा है नीचे वाले के कंपैरिजन में। तो अब दोनों में आधा आधा फ्लक्स नहीं जा रहा है, तो आंसर Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। तो अब गॉस लॉ से हम नहीं बता सकते हैं, गॉस लॉ को इस तरीके से यूज करके, सिमेट्री नहीं है इसमें, ये पॉजिटिव, ये प्लस Q चार्ज जो है ऊपर वाले के नजदीक है, तो गॉस लॉ में
सिमेट्री को यूज करते हुए अब यहां पर नहीं बता सकते हैं। इस स्फेयर के लिए, पूरे स्फेयर के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए गॉस लॉ होल्ड कर रहा है पर यूजफुल नहीं है। होल्ड कर रहा है पर अभी इस फॉर्मेट में हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हाँ, इतना कह सकते हैं हम कि जो फ्लक्स जो ऊपर वाले हेमिस्फीयर से जा रहा है वो आधे से ज्यादा होगा, ऊपर वाले में आधे से ज्यादा होगा, इतना जरूर बोल सकते हैं क्योंकि ये चार्ज उसके पास में है। यहाँ ज्यादा फील्ड लाइन या ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है तो फ्लक्स ज्यादा गुजरेगा, इतना हम बोल सकते हैं। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि कितना होगा, एग्जैक्टली कितना होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कितनी होगी। समझ में आई बात? वो दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। तो यहां आप सिमेट्री का यूज नहीं कर सकते हैं। गॉस लॉ होल्ड कर रहा है पर इस फॉर्मेट में यूजफुल नहीं है। तो सर फिर कैसे कर सकते हैं उसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसको कुछ अपन ऐसे कर सकते हैं। देखिए, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये सिर्फ कट हो रहा है हेमिस्फेरिकल सरफेस। इसी को क्लोज कर देते हैं। पहले एक काम करते हैं, नीचे जो इसका सर्कल जो है ना उसको बंद कर देते हैं ताकि ये क्लोज सरफेस हो जाएगा। नीचे इसके सर्कल को हमने बंद कर दिया, देखिए ये बंद कर दिया यहां पर, ये ठीक है। तो अब ये क्लोज सरफेस हो गया, ये ऊपर कर्व्ड सरफेस और नीचे ये एक सर्कुलर बेस हो गया। अब इसके लिए भी गॉस लॉ लगा सकते हैं। अब इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज है क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फ्लक्स जो है अभी दो सरफेसेस के थ्रू जा रहा है। ये फ्लक्स जो है अभी दो सरफेसेस के थ्रू जा रहा है, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू, ये देखिए ये जो फ्लक्स आया ये किसके बराबर है, दैट इज फ्लक्स थ्रू कर्व्ड प्लस फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया। ये कर्व्ड के थ्रू और ये सर्कुलर एरिया के थ्रू, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। भाई जो नीचे सर्कुलर बेस है उसको चीरता हुआ फ्लक्स और ऊपर हेमिस्फेरिकल सरफेस को चीरता हुआ फ्लक्स, इन दोनों का सम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। दिस इज फ्लक्स टोटल, दिस इज फ्लक्स टोटल। अब हमने क्लोज कर दिया सरफेस को, तो बस इन दोनों का सम पता है। अगर ये आ जाए, सर्कुलर के थ्रू फ्लक्स आ जाए, ये जो नीचे जो ये एक सर्कुलर बेस बना, ये जो एक सर्कुलर बेस जो बना, ये यहाँ पर देखिए, ये जो सर्कुलर बेस जो बन रहा है, ये जो सर्कुलर बेस बन रहा है और ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इससे इसका फ्लक्स आ जाए, वो तो हमको डिस्टेंस भी गिवन होगा कितनी ऊपर है, मान लीजिए डी डिस्टेंस गिवन है, तो हम ये फ्लक्स निकाल सकते हैं। इस सर्कुलर एरिया के थ्रू हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। उसके तरीके होते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो एक सॉलिड एंगल का कंसेप्ट होता है, उससे निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा। तो फिर कर्व सरफेस के थ्रू भी आ जाएगा, ऐसे करेंगे तो ठीक है। पर इसमें सिमेट्री से हमारी मदद नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर गिवन है हमको, आर रेडियस का है, एल लेंथ का सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, ये इसका एक एक्सिस दे दिया, ये एक्सिस नहीं है, बीचों बीच लाइन खींच दी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, इस सर्कुलर एरिया को राइट में काट रही है और इसको लेफ्ट में काट रही है, मतलब इधर लेफ्ट है और इधर राइट में है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सेटअप होगा, अंदर पड़ा हुआ है कोई सेटअप, कोई चार्जेस पड़े होंगे अंदर, हमें क्या पता, जिनके चक्कर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अंदर बाहर कुछ तो पड़े होंगे ऐसे चार्जेस, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ऐसी और ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड और इस साइड, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हमको बताना है सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, कितना चार्ज पड़ा हुआ है सिलेंडर के अंदर। अब गॉस लॉ यूज करेंगे, देखो, तो नेट फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज्ड अपन लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके निकालेंगे, चार्ज इनक्लोज जो है लेफ्ट हैंड साइड को अलग से कैलकुलेट करके फ्लक्स को, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर के तीन एरिया में इसको बांट लीजिए। देखिए, एक तो ये सर्कुलर एरिया जो बेस का है, और एक ये सर्कुलर एरिया, और एक ये कर्व्ड एरिया, ये सिलेंडर का ये कर्व्ड एरिया, एक सर्कुलर एरिया जो इधर है, एक पीछे जो सर्कुलर एरिया है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें आएगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड एरिया प्लस फ्लक्स थ्रू, ये मान लीजिए इस एरिया को अपन बोल रहे हैं 1, फ्लक्स थ्रू 1, प्लस इस एरिया को अपन बोल रहे हैं 2, फ्लक्स थ्रू 2, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब देखिए कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है, 0। क्यों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे जा रही है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जा रही हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है वो इधर है, देखिए परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए सरफेस के अलोंग है और उसका एरिया तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, तो E और DA के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया के, देखिए ये सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर, ठीक है। फील्ड लाइंस भी कुछ ऐसी हैं, तो इसको चीरते हुए तो कोई फील्ड लाइन जा नहीं रही है, ठीक है, इसको चीरते हुए तो इसके अलोंग ही जा रही है, तो कर्व्ड एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया? देखिए एरिया परपेंडिकुलर है, ये एरिया भी देखें अगर अपन तो ये एरिया भी परपेंडिकुलर है, ये एरिया भी परपेंडिकुलर है, सारे एरिया परपेंडिकुलर है सिलेंडर के, तो इसके थ्रू हो गया 0। प्लस इस सर्कुलर एरिया के थ्रू देखिए, अब इस सर्कुलर एरिया 1 के थ्रू देखें तो डी एरिया बाहर की तरफ एरिया पॉजिटिव होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्कल के लिए, तो ये A1 एरिया, एंगल कितना है 0, तो फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू कितना हो गया, E0 इंटू पाई आर स्क्वायर, A1 की वैल्यू है ना पाई आर स्क्वायर, तो E0 A1 cos 0, चलिए cos 0 लिख लेते हैं यार, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये E0 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया हमेशा आउटसाइड नॉर्मल की तरफ लिया जाता है क्लोज सरफेस में, पता है हमको, ठीक है। इधर देखिए, इधर एरिया किधर आएगा, इस वाली डायरेक्शन में आएगा, इसको A2 बोल लेते हैं। E और A2 के बीच में फिर से एंगल cos 0 है, तो फ्लक्स 2 कितना आ गया, फाई 2 कितना आ गया भैया, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना आ गया, E0 इंटू पाई आर स्क्वायर cos 0। इसके थ्रू भी फ्लक्स पॉजिटिव है, इसके थ्रू भी फ्लक्स पॉजिटिव है, तो ये आ गया E0 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 2E0 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, इसको क्यू इन बोल देते हैं, बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्यू इन आ गया। इस सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज भरा हुआ है 2E0 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बस। तो अब लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हमने क्यू इनक्लोज निकाल लिया, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। क्यूब ऑफ साइड ए इज गिवन, ओके, एक क्यूब गिवन है हमको ए साइड की, एक्स वाई जेड एक्सेस गिवन है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इफ E इज इक्वल टू E0 x I कैप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 x I कैप है, x के साथ अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है मैग्नीट्यूड वाइज, देखिए उसका डायरेक्शन I कैप ही है, I कैप में है वो, ठीक है। फाइंड चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो बताना है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। इस क्यूब में कितने फेस हैं, कितने सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आई कैप में है, तो देखिए EHGF जिसका एरिया वेक्टर y के अलोंग है, उसके थ्रू फ्लक्स 0 हो गया। ये सवाल हम पहले प्रैक्टिस भी कर चुके हैं सिमिलर, तो EHGF से 0 हो गया, ADCB से 0 हो गया, दो तो गए। अब देखिए सामने वाला फेस देखिए, ये EFBA, इसका एरिया वेक्टर z के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, तो ये भी गया। HGCD भी गया, HGCD जो पीछे पीछे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर माइनस के कैप में, उसके थ्रू भी कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, 2 बचे। तो नेट फ्लक्स में 4 के चक्कर में तो 0 आ गए, अब 2 बचे, कौन कौन से बचे, फ्लक्स थ्रू EHDA प्लस फ्लक्स थ्रू FGCB इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब EHDA का एरिया एलिमेंट माइनस आई कैप आएगा। अब EHDA का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। देखिए EHDA का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, तो यहां पर EHDA पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है भैया, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 है तो फ्लक्स कितना आ गया, 0, बिकॉज E इक्वल टू 0, ठीक है।
FGCB ए साइड का क्यूब है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक है भैया, और इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ए इंटू ए स्क्वायर इसका एरिया है, तो ये फ्लक्स कितना आ जाएगा ई नॉट ए, तो फील्ड हो गई इंटू एरिया ए स्क्वायर, बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते हैं एरिया, दोनों के बीच में एंगल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए क्यू इन कितना आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज इस क्यूब के अंदर एनक्लोज है। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियोस के लिए डाउनलोड करें ई सरल ऐप।